हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर आज सेल ऑफ गुड्स एक्ट को स्टार्ट करेंगे। आज हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट के बारे में बात करेंगे। जब हम किसी भी एक्ट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उस एक्ट की हिस्ट्री जान लेना, उसका बैकग्राउंड जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर रहे हैं जो कि 1930 का एक्ट है, तो सबसे पहले हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि इस एक्ट के आने से पहले जब गुड्स सेल किए जाते थे तो उन पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता था। तो इसका आंसर होगा कि इस एक्ट के आने से पहले जो लॉ एप्लीकेबल होता था वह है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो चैप्टर नंबर 7 है, उसके रिगार्डिंग जो सेक्शन थे, सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 तक के सेक्शन वह सेल ऑफ गुड्स से रिगार्ड करते थे। लेकिन आगे जाकर इन्हें रिपील कर दिया गया, इन्हें ख़त्म कर दिया गया और तभी यहाँ पर आया फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो कि इन्फोर्सेबल हुआ। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आया जो कि इन्फोर्सेबल हुआ 1 जुलाई 1930 से। क्लियर है। हमने यहाँ पर सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट की हिस्ट्री के बारे में बात कर ली है। अब हम जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत ऑफकोर्सली सेल की बात करेंगे, गुड्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला एक क्वेश्चन एराइज ये होता है कि सेल ऑफ गुड्स के तहत किस प्रकार के गुड्स को सेल करा जा रहा है। हम सभी जानते हैं जो गुड्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मूवेबल गुड्स और एक होते हैं इमूवेबल गुड्स। दो तरह के गुड्स हो गए। हम जब गुड्स को बेचने की बात कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे मूवेबल गुड्स। फिर क्वेश्चन एराइज हो गया, फिर यहाँ पर जो इमूवेबल गुड्स हैं उन पर कौन सा एक्ट लागू होगा। तो इमूवेबल गुड्स जो अचल संपत्ति होती है उसकी सेल के लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अप्लाई करता है। तो अब तक हमने क्या जान लिया, हमने हिस्ट्री जान ली कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब इन्फोर्सेबल हुआ, उससे पहले कौन से एक्ट के तहत आता था। हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। हमने यह जान लिया कि जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार के गुड्स को सेल करने के बारे में बात की जा रही है। अब हम बात करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत जो सेल है उसकी डेफिनेशन कहाँ पर है। तो सेल की डेफिनेशन को बताया गया है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत। पहले डेफिनेशन को रीड करिए। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर प्राइस। आज के लेसन में मैंने आपसे यही कहा था कि आज मैं यहाँ आपको सेल और उसके एसेंशियल्स के बारे में भी बताऊंगी। आज सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो इंट्रो है वो मेन इंट्रोडक्शन ही ये है कि हम यहाँ पर सेल और उसके रिगार्डिंग जो उसके वैलिड एसेंशियल्स हैं उनके बारे में जान लें। तो सेल की डेफिनेशन अगर आप समझ गए तो उसके एसेंशियल उसी की डेफिनेशन में हैं। चलिए अब अपनी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। हमने शुरू में भी कहा था सेल क्या है। सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल ऑफ गुड्स के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो सेक्शन 10 में एसेंशियल बताए गए थे वही सारे एसेंशियल किसी गुड्स को सेल करते समय होने चाहिए। किस प्रकार के गुड्स को सेल करते समय,
अगर किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी चल संपत्ति की सेल की जा रही है तो वहाँ पर वह सारे एसेंशियल होने चाहिए जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। मतलब यह है कि पार्टीज़ की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ होना चाहिए। क्लियर है। अब सबसे पहली बात ये कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत जब किसी गुड्स को, मतलब चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी को जब बेचा जाता है तब वहाँ पर दो पार्टीज होती हैं। दो पार्टीज कौन होती हैं? सेलर और बायर। सेलर वह व्यक्ति है जिसकी वह प्रॉपर्टी है जो कि उस प्रॉपर्टी को बेच रहा है। बायर कौन है? बायर वह व्यक्ति होगा जो कि उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है। अब हम बात करते हैं सेलर के द्वारा किस प्रकार के गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के तहत बेचा जाता है। तो इसके लिए आपको इसी एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 देखना होगा जिसमें गुड्स को क्लियरली डिफाइन करा गया है। बहुत क्लियर कहा गया है। गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी। मूवेबल मतलब स्टॉक, ग्रास, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, सब चीज़ें आएंगी। ऐसी चीज़ें जो कि ज़मीन से जुड़ी हुई हैं पर जैसे ही ज़मीन से अलग कर दिया गया वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन गया। पर यहाँ क्लियर है गुड्स में मनी और एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर था? क्या चीज़ सेल की जाएगी गुड्स में? मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड की जाती हैं पर मनी और एक्शनेबल क्लेम शामिल जिसमें नहीं किया जाता है। क्लियर था? अब एक बात आप याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के तहत ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब याद रखिएगा, सेल के तहत ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। सेल के तहत क्या ट्रांसफ़र होती है? ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। ओनरशिप मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी पे से अपनी जो ओनरशिप है, अपना जो स्वामित्व है, वह आप बायर को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है बायर के लिए। क्लियर है? अब यह ट्रांसफ़र कैसे होता है? हम चल संपत्ति की सेल की बात कर रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल की बात कर रहे हैं, तो वह प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी जाएगी। और अगर पहले से ही बायर के पोजीशन में है फिर सिंबॉलिक डिलीवरी हो जाएगी। क्लियर है? अब एक बात याद रखिएगा, मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के तहत कंसीडरेशन का होना भी ज़रूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंसीडरेशन ओनली फॉर प्राइस है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझो। अगर ए था, उसके पास एक कार है, मतलब इसका मतलब जो ए है वो उस कार पर टाइटल रखता है, वो उस कार पर ओनरशिप रखता है। ए कौन है? ए हो गया यहाँ पर सेलर। ए अपनी इस कार को बी को बेचना चाहता है। कितने रुपए में? 10 लाख। 10 लाख क्या हो गया? प्राइस मनी हो गया। ये क्या कार क्या है? सारे एसेंशियल जो बताए थे इस एग्जाम्पल में हमने अप्लाई कर दिए। कार क्या है? कार गुड्स है। कौन सा गुड्स है? मूवेबल गुड्स है। क्लियर है? अब यहाँ पर जब ए सेलर बायर को इस प्रॉपर्टी को, इस कार को डिलीवर कर देगा और उसके बदले में उससे बी से उसे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो ये क्या है? ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। कुछ बातें आप इसमें समझ लीजिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत कि गुड्स जो है वो तभी बायर को ट्रांसफ़र किया जाएगा जब वह गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होगा। मतलब ऐसी कंडीशन में होगा कि उसको डिलीवर करा जा सकता है, उसको बायर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक बात और इसमें याद रखिएगा, कई बार पूछी जाती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के तहत जो प्रॉपर्टी है, इसका मतलब जो ओनरशिप है, वो बायर को कब मिल जाती है? तो ओनरशिप बायर को तब मिलती है अगर गुड्स के टाइप हमें जानने होंगे। इसके लिए
अगर गुड्स जो है वो स्पेसिफाई है, गुड्स अगर स्पेसिफाई है तो उसी समय पर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर गुड्स स्पेसिफाई है लेकिन अभी उसका वेटेज नहीं हुआ है, मतलब अभी उसको वेट नहीं करा गया है, वज़न नहीं नापा गया है गुड्स का अभी तक, ताकि उसकी वैल्यू तय की जा सके, तो ऐसे में जब उस गुड्स का वज़न तय कर लिया जाएगा वैल्यू निकालने के लिए, उस टाइम पर वह गुड्स ट्रांसफ़र होगा। या फिर अगर गुड्स ऑन अप्रूवल दिया गया है तो जब उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या यूज़ कर लिया जाएगा तब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, तब ओनरशिप बायर को ट्रांसफ़र होगी। ये सब बातें और आगे जाके और क्लेरिफाई हम करेंगे। पर आज का जो लेसन था हमारा, उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर करे हैं, बहुत जनरल एक टॉपिक बनाया है हमने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत उसकी हिस्ट्री को जान लिया। हमने यहाँ पर यह जान लिया कि यह जो एक्ट है वो कब इन्फोर्सेबल हुआ था। हमने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन जानी है जो कि सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में बताई गई है। डेफिनेशन में बहुत क्लियर कहा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट क्यों है मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे ही एसेंशियल्स उसमें इंक्लूड होते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और उसमें दो पार्टीज़ होती हैं, सेलर और बायर, दो पार्टीज़ होती हैं इसमें। यहाँ पर गुड्स का क्या मतलब होगा, इसके लिए हमें इसकी डेफिनेशन देखनी होगी जो दो सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में डिफाइन है। हमेशा याद रखना, सेल के तहत हमेशा से ही ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जाता है और सेल में जो कंसीडरेशन होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, वह कंसीडरेशन ओनली प्राइस ही माना जाएगा। तो फिर ठीक है, इसी के साथ ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।